जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का एक नया वीडियो लेके आए हैं। आपातकालीन प्रावधान, जिसको कहते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। संविधान में, हमारे संविधान में भाग कौन से? भाग 18 के आर्टिकल 352 से 360 के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ठीक, और आपातकालीन प्रावधान का ये जो प्रावधान है वो हमारे देश को, देश में कभी भी किसी भी समय असमान स्थितियों से निपटने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। तथा हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो प्रावधान है हमारे देश के, हमारे प्यारे भारत की जो एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संविधान में ऐड किए गए हैं। और जो ये प्रावधान होते हैं आपातकालीन, ये ज़्यादातर हर जितने भी संविधान है देश में, सब में कहीं ना कहीं है। और हमारे देश में इनको कहाँ से लिया गया है? तो ये याद रखना, जर्मनी से। कहाँ? जर्मनी से लिया गया इसे। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्थाएं की गई है हमारे देश में। आपातकाल की बात कही गई है हमारे देश में, हमारे संविधान में। ठीक, हमारे देश के संविधान में कौन कौन से? एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राज्य आपातकाल और तीसरा है हमारा वित्तीय आपातकाल। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए बनेगा क्या? क्वेश्चन बनेगा कि ये जो आपातकालीन प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में? तो भैया भाग कौन सा है? भाग है 18। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, भाग 18। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 352 से 360 के तहत रखे गए हैं। भाग कौन सा है? भाग 18। याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इसके अंतर भी 352 से 360 में कौन कौन से आपातकाल रखे गए हैं। तो सबसे पहले याद रखना, अगर 352 राष्ट्रीय आपातकाल पेपर में पूछ लेता है तो याद रखना जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो हमारा कौन से आर्टिकल के तहत है? वो है हमारा आर्टिकल 352 के तहत कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन अगर पूछ दे कि राज्य आपातकाल किस में है? अब देखिए राज्य आपातकाल को 2 और नाम से जानते हैं। एक बोलते हैं राष्ट्रपति शासन और दूसरा कहा जाता है संवैधानिक आपातकाल। ठीक, या तो राष्ट्रपति आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल, है ना, राष्ट्रपति शासन। तो याद रखना, अगर संवैधानिक आपातकाल पूछ दे या राज्य आपातकाल पूछ दे या राष्ट्रपति शासन पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो याद रखना वो कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 356। अब एक तीसरा आता है, यह है आर्टिकल 360 हमारा। अगर पूछ दे कि वित्तीय आपातकाल की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो याद रखना दोस्तों ये आर्टिकल 360 में कही गई है। आज जो हम लोग आपातकाल है वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें कि जो कि आप लोगों ने अभी तक बहुत ही कम ही आप लोग समझ पाएंगे इससे जो मेन है डीप में अच्छे से इसको समझेंगे, जिसमें इस वीडियो के बाद आपको कहीं और इसको पढ़ने की नीड ना पड़े। और एग्जाम को कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना घुमा के पूछ दे, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपातकालीन प्रावधान से जुड़े अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी नया है। ठीक, क्योंकि आप लोग देख लेते तो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, हम लोग और लोगों के पास पहुंचेंगे। ठीक, तो और धीरे धीरे जो कंटेंट है और अच्छा आएगा, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो फिर और मतलब कि कुल मिला के हम लोग जो है वो बिना किसी ऐसे मतलब उल्टे सीधे कंटेंट हम लोगों को नहीं देना। ऐसा कंटेंट देना है कि जितना भी बच्चा है उसको भटकने की ज़रूरत ना पड़े। वो यहाँ से अगर निकले तो वो यही कहे कि बस इतना इनफ है और इससे आगे कुछ नहीं आएगा, ये जो है इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, जो 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन तो पहले बन जाते हैं। भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 और 352 को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल और जो हमारा 360 है वो कौन सा है? वो वित्तीय आपातकाल। राज्य आपातकाल को ही संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ठीक, और जो वित्तीय आपातकाल क्वेश्चन आ जाता है, हमारे देश में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? ऑप्शन रहेंगे 1, 2, 3, 0, है ना। तो एक भी बार नहीं लगा अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल। ये भी आप लोगों को समझना, याद करना जरूरी है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसके आधार का क्या क्या है। मतलब ये जो राष्ट्रपति आपातकाल है वो किस आधार पर लग सकता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो याद रखना जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 आधार पर। एक तो युद्ध, ठीक, युद्ध, कोई वास्तविक युद्ध हो। ठीक, वास्तविक
युद्ध, और दूसरा बाह्य आक्रमण, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, या तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक, सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर ही कहीं हो जाए तो हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लग सकता है। अब ये आप लोग देखेंगे कि जो सशस्त्र विद्रोह है जरूरी थोड़ी नहीं कि पूरे देश में, वो राज्य के किसी भी भाग में भी लग सकता है। तो हम लोग यहाँ से एक और नया क्वेश्चन जान पाएंगे, कौन था, कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो पूरे देश में लगता है या देश के किसी एक भाग में। ठीक, तो याद रखना ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो देश के, मतलब समझ लो पूरे देश में भी लग सकता है। ठीक, पूरे देश में भी और देश के किसी भाग में भी लग सकता है। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो आपातकालीन प्रावधान है, जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसकी जो उद्घोषणा है वो कौन करता है। तो याद रखना दोस्तों, इसकी जो उद्घोषणा है वो कौन करता है, वो करता है हमारा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका छूट जाए। सब हमने इसमें कवर किए हैं, आपका और कोई वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, बस ये कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक, तो अगर ये आ जाए कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश पर, सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नहीं, उसको मंत्रिमंडल की, ठीक, मंत्रिमंडल के पूरी जितने भी हैं उनकी लिखित सिफारिश पर ही ये उद्घोषणा कर सकता है। ठीक, जितने मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही उद्घोषणा कर सकता है। लेकिन जब ये जब 44वां, और ये मालूम है ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया है आर्टिकल 40, वो संविधान संशोधन जो 44 था 1978 के तहत ये प्रावधान जोड़ा गया है। इससे पहले जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की उद्घोषणा की थी तो उन्होंने मात्र राष्ट्रपति की सलाह पर ही कर दी थी, मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ली थी, जबकि मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य है। ठीक, मंत्रिमंडल बोल दिया था, मंत्रिपरिषद, ठीक, मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य है। बिना मंत्रिपरिषद की, वो भी कौन सी, लिखित सिफारिश पर ही इसको लागू किया जा सकता है, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक, याद रखना। और ये प्रावधान कब जोड़े गए हैं, आर्टिकल वो संविधान जो संशोधन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 44 1978 के तहत जोड़े गए हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए अगर आपातकालीन से संबंधित मान लीजिए कोई भी आ जाए कि ये कब ऐड किया गया, तो आप लोग याद रखना मोस्टली जो है ज़्यादातर जो इसमें संशोधन किया गया है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 44वां है, 44 और 1978। याद रखना, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो अगर एक ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन 1978 है तो आप उसको टिक कर देना। ठीक, अब यहाँ तक हम लोग समझ गए आधार क्या क्या है इसको जारी करने के, युद्ध, बाह्य आक्रमण और या सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण हो रहा है तो ये बाह्य आपातकाल है। ठीक, लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह, सिंपल सी बात है, ये तो देश के अंदर ही हो रहा है सशस्त्र विद्रोह, तो ये जो है ये आंतरिक आपातकाल को कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहा गया, आंतरिक आपातकाल, और इसको बाह्य आपातकाल। ठीक, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है क्योंकि धीरे धीरे जो एग्जाम है ना वो डायनेमिक होता जा रहा है। जितने भी एग्जाम है तो एग्जामिनर जो है किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे ले रहा है। तो आप लोगों को जो है वो लोगों से एक कदम आगे चलना है अगर सिलेक्शन चाहिए, अच्छे से चाहिए, है ना, क्योंकि कंपटीशन जो है अच्छा खाता है इस समय। अब देखिए दोस्तों, इतना हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ठीक, अब ये जो राष्ट्रपति शासन है वो देखिए ये रह गया, ये देख लीजिए। राष्ट्रपति शासन वो कब लगेगा, जब किसी संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राज्य में संवैधानिक तंत्र जो विफल हो जाए, मतलब कि जो केंद्र द्वारा राज्य को निर्देश दिए गए हैं, संविधान ने भी दिए हैं, अगर राज्य जो है उसको निभाने में, उसको मानने में अगर वो विफल रहता है या असफल रहता है, ठीक, या कोई आनाकानी करता है, तो जो केंद्र है, केंद्र को ये अधिकार ध्यान रखना संविधान ने दिया हुआ है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर सकता है अगर किसी भी संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है राज्य में। ठीक, राज्य में कहीं भी, किसी भी राज्य में। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए अब ये देखिए जो उद्घोषणा होती है ये इसके मतलब और कौन कौन से वो आधार हैं या कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं, कैसे इसका अनुमोदन कैसे होता है। आधार तो हम लोगों ने देख लिया, इसका अनुमोदन कैसा होता है, इसकी समयावधि क्या है, अगर इसको समाप्त करना है तो कैसे होगा, तो वो जो सब कुछ है वो हम लोग अभी ही जान लेते हैं। तो देखिए संसदीय अनुमोदन व समयावधि, सबसे पहले तो संसद के अनुमोदन से जो है, संसद का अनुमोदन इसमें कब, ये जरूरी नहीं है कि पहले ही करना है। ठीक, पहले नहीं, पहले तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है लिखित सिफारिश पर वो अनुमोदन कर लेगा, मतलब कि वो उद्घोषणा कर देगा। लेकिन जब राष्ट्रपति जो है ये उद्घोषणा कर देता है उसके 1 महीने के अंदर, जब ये उद्घोषणा करते, याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर आपको ये देखना है। ठीक, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है, कहीं भी भूलना मत।
संसदीय अनुमोदन जो है वो अगर जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ठीक लिखित सिफारिश पर अगर अनुमोदन की मतलब कि आपातकाल की उद्घोषणा कर देता है, राष्ट्रीय आपातकाल की, किसकी, राष्ट्रीय आपातकाल की बात चल रही है अभी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है तो संसद को 1 महीने के भीतर, 1 महीने के अंदर जो है वो संसद का अनुमोदन जरूरी है। और कौन सा अनुमोदन, दोनों, ये भी याद रखना, ये जो अनुमोदन है वो किसके द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा। किसके द्वारा, संसद के, मतलब ये जो अनुमोदन है ये है आपातकालीन के लिए, ये जो अनुमोदन है संसद के दोनों सदनों द्वारा मान्य होना चाहिए। मतलब ये जो है इसको बढ़ाने का 1 महीने, ये तो जो है 6 महीने तक का रहता है, अभी इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक, पहले इतना समझिए। 1 माह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है, जो संसद का अनुमोदन है वो जरूरी है, ठीक, उनकी राय लेना जरूरी है, ठीक, और उसको जो है ये अनुमोदन जो है विशेष बहुमत से पारित कराना जरूरी है। और ये जो विशेष बहुमत होता है, याद रखना, ये दोनों सदनों द्वारा होगा, मतलब कि संसद का जो है वो कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक, कुल सदस्यों का बहुमत, और जो विशेष बहुमत जो 2/3 सदस्य उपस्थित उनका बहुमत, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था। अब देखिए 1 माह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है, ठीक, संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा, ठीक, 1 माह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। और तीसरा पूछ देगा कि अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक जारी। जब ये अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा हो गया, ठीक, उद्घोषणा कर दी, फिर 1 महीना के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा ये अनुमोदन जो है ये हो गया, ठीक, हो गया, संसद के दोनों सदनों का हो गया, और संसद के सदस्य जो हैं वो जो है इसको, ये जो अनुमोदन है ये विशेष बहुमत से जो है पास हो गया या पारित हो गया। तो उसके बाद जो ये जो राष्ट्रपति शासन है ये 6 माह तक की अवधि के लिए जो है 6 माह की अवधि तक के लिए रहेगा, ठीक, रहेगा। और इसको जो है, और ये भी देखिए हमने कहा था ना, ये जो है ये व्यवस्था पहले नहीं थी, इसको भी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक, 1978 के द्वारा जोड़ा गया है, पहले ये प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक, इसको बाद में जोड़ा गया। अब उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए, मान लीजिए कि 1 माह के अंदर संसद का अनुमोदन होना जरूरी है, और 1 माह के पहले अगर लोकसभा का विघटन हो गया तब क्या होगा। मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया तब क्या हो गया, तब तो संसद चल नहीं रही है, तो क्या होगा तब, लेकिन तब देखिए लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा तो चलती रहती है ना, तब क्या होगा कि जब कोई नई सरकार बन रही है, ठीक, नई लोकसभा का निर्माण हो रहा है, नई लोकसभा बन रही है, ठीक, नई सरकार बन रही है, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें जो है 1 माह की ये जो प्रोसेस है दोबारा होगा, 1 माह के अंदर जो है वो अनुमोदन कराया जाएगा, ठीक। लेकिन राज्यसभा तो विघटित नहीं हुई होगी ना, राज्यसभा से अनुमोदित हो जाना चाहिए पहले ही, ठीक। अब है उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी, तो याद रखना अनुमोदन, ये जो है उद्घोषणा कौन करता है, मतलब कि ये इसकी उद्घोषणा कौन करता है आपातकालीन प्रावधान की, वो भी राष्ट्रपति, और समाप्ति भी कौन करेगा, वो करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय कोई दूसरी उद्घोषणा, पहली तो उद्घोषणा ये होगी कौन थी कि ये जो आपातकाल है जारी रहे हैं, मतलब कि आपातकाल वाली। अब जो दूसरी उद्घोषणा है वो कौन सी होगी, समाप्ति वाली। तो ये राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से इसको समाप्त किया जा सकता है, आप लोग अच्छे से याद रखना। अब देखिए एक इसमें दूसरा पॉइंट भी, एक तो ये राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक, लेकिन अगर लोकसभा के 1/10 सदस्य अगर स्पीकर से कहते हैं कि ये जो उद्घोषणा है इसको अस्वीकार किया जाए, ये जो उद्घोषणा है इसको अस्वीकार किया जाए या इसको समाप्त किया जाए, ठीक, ये जो है इसको समाप्त किया जाए, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, तो उसकी जो है 14 दिन के अंदर जो है वो बैठक बुलाई जाएगी, उसमें ये बातचीत चलेगी कि इसको जारी रखना है कि नहीं रखना है, ठीक। तो अगर जो है उससे जो निष्कर्ष निकलेगा इसको जारी रखना कि नहीं रखना, वो जो है इसके लिए 1/10 सदस्य अगर पहले दे दे। याद रखना अगर लोकसभा चल रही है तो स्पीकर को देगा ये, ठीक, स्पीकर को ये लोग कहेंगे, लेकिन अगर लोकसभा वो नहीं चल रही है तो किसको कहेंगे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को कहेंगे। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए। देखिए जल्दी से इतना पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक, बहुत अच्छे से। देखिए इसमें आपके मोस्टली जो क्वेश्चन है ना कवर है राष्ट्रीय आपातकाल से लेकर, ठीक, आपातकाल से रिलेटेड। अब इसका हम लोग जल्दी से रिवीजन कर ले। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो आपातकालीन प्रावधान है वो कौन से भाग में है, वो भाग 18 में है, ठीक। भाग याद रखना, भाग 18, आर्टिकल कौन था, 352 से 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्य आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल। अब जो वित्तीय आपातकाल है वो देश में एक भी बार नहीं लगा हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल को कौन है, राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के 3 आधार होने चाहिए। अगर ये तभी लागू होगा जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। बाह्य आक्रमण और युद्ध को क्या कहते हैं, बाह्य आपातकाल, और सशस्त्र विद्रोह को क्या कहते हैं,
आपातकाल कहा जाता है। और याद रखना राष्ट्रीय आपातकाल को जो है वो संविधान में आपातकाल की घोषणा नामक वर्ड से दर्शाया गया है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। राज्य आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। आप लोग याद रखना अच्छे से कि अगर संवैधानिक आपातकाल पूछ ले कि किस आर्टिकल में है तो कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल कौन सा हमारा 356, यहाँ लिख लो कौन, संवैधानिक आपातकाल। ठीक, संवैधानिक आपातकाल। अब उसके बाद देखिए इसकी जो घोषणा है आपातकालीन प्रावधान की आपातकाल की घोषणा कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। ठीक, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, है ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक, और ये भी जो है किसके तहत जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसके पहले क्या था कि इंदिरा जी ने सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह से ही ये कर दिया था, मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ली थी। अब देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि आपातकालीन प्रावधान जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। जर्मनी से लिए गए हैं अपने देश में आपातकालीन प्रावधान। फिर देखना है कि ये जो अनुमोदन है संसद के, जो आपातकालीन प्रावधान है भैया, अगर आपातकाल लगाने जा रहे हैं तो किसी द्वारा सिर्फ राष्ट्रपति उद्घोषणा तो कर देंगे, लेकिन क्या राष्ट्रपति मात्र उद्घोषणा कर दे मंत्रिपरिषद की सलाह से, ये सही है कि नहीं सही है, इसके लिए संसद का अनुमोदन होना चाहिए। एक प्रक्रिया चालू की है। पहले क्या था, पहले ये था कि जब इंदिरा गांधी जी के पहले के समय, जब ये नहीं हुआ था संशोधन, इंदिरा गांधी के पहले के समय में क्या हुआ था, ये जो अनुमोदन था ये संसद के साधारण बहुमत से हो जाता था। लेकिन इसको बाद में क्या किया गया, इसको विशेष बहुमत के तहत ला दिया गया। वो भी कैसे हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक, और एक चीज़ और याद रखना, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको पहले आंतरिक गड़बड़ी शब्द दिया गया था संविधान में, आंतरिक गड़बड़ी शब्द, इसको जो है 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कहा गया। ठीक, ये जो है ये आंतरिक आपातकाल को, ये कौन सा, आंतरिक आपातकाल को याद रखना। अब जो है हमारा ये संसद के दोनों सदनों द्वारा होना चाहिए। ठीक, ये अनुमोदन 1 माह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। ठीक, अनुमोदित होना आवश्यक है। और कैसे होगा, 2 विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक, ये आप लोग लिख लेना, विशेष बहुमत के द्वारा। अनुमोदन के पश्चात जो है ये 6 माह तक जारी हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, 6 माह तक जारी रहेगा। और इसको जो है अनंत समय के लिए, अनंत बार जो है एक किसी नई उद्घोषणा के साथ, दूसरी उद्घोषणा के साथ जो है या अनुमोदन के साथ संसद के, इसको हर बार, असंख्य बार या अनंत बार हर 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन और किसके, राष्ट्रपति की उद्घोषणा से। लेकिन याद रखिए कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा का विघटन हो गया हो 6 महीने के बाद, वो आपातकाल चल रहा हो, तो क्या होगा कि जो नई सरकार बनेगी वहाँ फिर ये जो अनुमोदन वाला कार्य फिर से चालू होगा, फिर 1 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर 1 महीने के लिए अनुमोदन होगा, फिर वो 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब उद्घोषणा की समाप्ति, उद्घोषणा की जो समाप्ति हो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक दूसरे उद्घोषणा से किया जा सकता है। या फिर हमने ये पढ़ा था कि लोकसभा के 1/10 जो सदस्य हैं वो मिलकर फैसला करेंगे, ये अध्यक्ष कहेंगे कि ये जारी रहनी चाहिए कि नहीं जारी रहनी चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। ये 14 दिन के अंदर जो है एक बैठक बुलाई जाएगी, उसमें ये सब जो है वो बहस चलेगी या इसका निष्कर्ष निकलेगा। तो इतना हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लेंगे ना तो एक रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, आप लोग अच्छे से जो है आप लोग के माइंड में बैठ जाएगा। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके आगे का देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव जो हैं वो किस किस पर पड़ते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल जाहिर सी बात है लागू होगा तो केंद्र राज्य संबंधों में प्रभाव पड़ेगा, हम लोगों के अधिकारों में प्रभाव पड़ेगा। ठीक, केंद्र के कुछ अधिकार बढ़ जाएंगे, राज्य के कम हो जाएंगे, कार्यकाल अवधि में जो है वो फर्क पड़ेगा, वो सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले है केंद्र राज्य संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो राज्य की जो कार्यपालक शक्ति है वो केंद्र के पास आ जाएगी, भैया आ जाएगी। लेकिन जो राज्य विधायिका है, जो राज्य विधानमंडल है वो निलंबित वो जो है वो निलंबित नहीं होगा, वो वैसे रहेगा। ठीक, खाली जो वो कार्यपाल शक्ति है वो किसके पास आ जाएगी, राज्य की, वो आ जाएगी केंद्र के पास। मतलब जो केंद्र है, जो राज्य है वो पूर्णतः केंद्र के अधीन हो जाएगा, वो केंद्र के अंतर्गत आ जाएगा या केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक,
अब जो दूसरा है राज्य सूची पर। ये तो हो गया कार्यपालिक शक्ति, और ये है विधायी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो राज्य सूची है, जो केंद्र है वो राज्य की सूची पर जो है वो कानून लागू कर सकता है। और मान लीजिए कि अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति भी डायरेक्ट जो है वो राज्य सूची पर अध्यादेश ला सकता है। ये इतना आप लोग याद रखना। और ये जो अध्यादेश या कानून है वो जब ये पूछेंगे ये कब तक प्रभावी रहेंगे, जब ये आपातकाल की समाप्ति हो जाएगी उसके 6 माह तक प्रभावी या बने रहेंगे। ये तो हो गया केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। दूसरा पड़ता है कि लोकसभा व राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो याद रखना दोस्तों, जो संसद की विधि द्वारा एक समय में, मतलब जो संसद है वो विधि द्वारा कोई कानून बना के इसको जो है वो एक समय में 1 साल के लिए वो कई बार बढ़ा सकती है, कितनी भी बार। लेकिन याद रखना, जब ये मान लीजिए कानून बना दिया गया, ठीक, कानून बना दिया कि 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया संसद का, लेकिन जैसे आपातकाल समाप्त होगा ये जो कार्यकाल बढ़ाया गया है ये 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए कि जैसे कि 2 महीने बाद जो है वो आपातकाल समाप्त होना है, ठीक, और संसद ने 1 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया। अब 2 महीने बाद तो 10 माह बच गए अभी कार्यकाल के, ठीक, संसद के कार्यकाल के बच गए, तो लेकिन अब वो 10 माह नहीं रहेंगे, वो 6 माह अधिकतम रह सकते हैं। मतलब टोटल 8 महीने के लिए ही कार्यकाल बढ़ा पाई है संसद, है ना, जो कि एक मतलब बंदिश उसके ऊपर जो है एक वो है। अब है सेम जो है, और यही जो सेम प्रावधान है ये राज्य विधानसभा के लिए भी संसद कर सकती है। क्या कौन करेगी? संसद, याद रखना आप। अब तीसरा है हमारा कि मूल अधिकार पर, मतलब हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए, एक है आर्टिकल 358, एक है आर्टिकल 359। जो आर्टिकल 359 है वो है हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें जो आर्टिकल 19 है वो जो है वह स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक। तो याद रखना, जब आर्टिकल 358 के तहत जो है जो हमारा मूल अधिकार कौन सा, आर्टिकल जो 19 है वह स्वतः निलंबित हो जाता है, कोई विधि या अध्यादेश लागू करने की जरूरत नहीं होती है इनके लिए, ठीक। और ये जो है, और याद रखना, ये जो आर्टिकल 19 है ये सिर्फ ओनली बाह्य आपातकाल पर ही निलंबित होगा, ना कि आंतरिक आपातकाल। हम लोगों ने राष्ट्रीय आपातकाल में 2 पढ़े थे, एक पढ़ा था कि बाह्य आक्रमण या युद्ध, है ना, युद्ध कोई वास्तविक युद्ध होता है तो उस पर, और दूसरा पढ़ा था सशस्त्र विद्रोह को क्या कहते हैं, आंतरिक आपातकाल। तो आंतरिक आपातकाल से इसका कोई मतलब नहीं है, जब बाह्य आपातकाल में ही जो आर्टिकल 19 है वो हमारा जो है वो निलंबित होगा। याद रखना, समाप्त नहीं होता, ना ही मरता है, वो निलंबित होता है बस, और जो कि समाप्त के बाद पुनर्जीवित हो जाता है। जब ये समाप्त हो जाएगा, क्या आपातकाल जब ये समाप्त हो जाएगा तो ये अपने आप ही आर्टिकल जो 19 है वो जीवित हो जाएगा। अब दूसरा होता है हमारा आर्टिकल 359, जो मूल अधिकार के प्रभाव पर बात कर रहे हैं। जो हमारा आर्टिकल 359 है उसमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति जो है वो किसी भी मूल अधिकार को किसी भी समय के लिए, है ना, मतलब जो अवधि है और जो कौन सा मूल अधिकार को, मतलब आर्टिकल 19 तो स्वतः हो जाता है निलंबित 358 के अंतर्गत, लेकिन जो बाकी मूल अधिकार हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर वो राष्ट्रपति एक करके या जितने मन चाहे उतने अधिकार को, मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, और जितनी अवधि चाहे उतनी अवधि के लिए। तो आप लोग इतना अच्छे से समझ गए हैं, ठीक। इसको देखिए, इससे जो है वो क्वेश्चन आते हैं, और पीसीएस में भी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसमें पीसीएस से रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन बनेंगे ना वो भी आप लोग आराम से कर ले जाओगे ना। इतनी अच्छी क्लास है, आप समझ लो, इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन। तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक, क्या देखेंगे, राष्ट्रपति शासन के बारे में। जो हम लोगों ने अभी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ा था, ठीक, ये तो पूरा जो अनुमोदन और समयावधि है उसी तरह पूरा, ठीक। तो कुल मिला के आपका रिवीजन एक तरफ से हो रहा है, ठीक। और बाकी यहाँ कुछ अलग प्रावधान है वो हम लोग देख लेते हैं कि इसके आधार क्या है, राष्ट्रपति शासन को लागू करने के आधार क्या हैं। तो आधार एक तो आर्टिकल 355 पूछ देता है कि क्या कहता है। आर्टिकल 355 कहता है कि जो राज्य है वो संविधान ने जो उसे निर्देश दिए हैं कि वो केंद्र के अनुरूप कार्य करेगा, या केंद्र अगर कोई, मान लीजिए किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधि को बनाए रखने के लिए अगर राज्य को कोई निर्देश देता है या कुछ ऐसे निर्देश दे रहा है जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, और राज्य जो है, या मान लीजिए कि रेलवे की सुरक्षा के लिए कोई राष्ट्र की संपत्ति है केंद्र की, उसकी सुरक्षा के लिए अगर केंद्र ने कोई निर्देश दिए हैं या संविधान द्वारा कोई जारी किए गए हैं, अगर उसका पालन करने में राज्य विफल रहता है तो ठीक आर्टिकल 355 ने इतना कहा है कि उसका जो है वो पालन करे। लेकिन अगर इसका पालन करने में विफल रहता है तब आता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 जो है वो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल रिपोर्ट लगा देता है कि ये जो है कौन,
जो यहाँ पर जो कार्य है, जो शासन चल रहा है वो सही से नहीं चल रहा है, वो विधि सम्मत नहीं चल रहा है, या यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि जो है अब शासन को राष्ट्रपति को अपने हाथ में लेना अनिवार्य हो गया है। तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा देता है। लेकिन याद रखना, ये राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी लगा सकता है या अन्य आधार पर, जरूरी नहीं कि राज्यपाल ही विवरण दे, जब राष्ट्रपति को लगेगा ऐसा तो वो भी कर सकता है। तो आर्टिकल 356 तो ये हो गया, लेकिन आर्टिकल 365 कहता है कि राज्य अगर केंद्र के निर्देशानुसार कार्य नहीं कर रहा है, ठीक, राज्य जो है वो केंद्र के निर्देशानुसार, कैसे, जो संविधान ने कहा है, ठीक, आर्टिकल 355 ने कहा है ये इस, ठीक, आर्टिकल 355 के अनुसार अगर कार्य नहीं कर रहा तो 365 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और 356 जो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अन्य आधार पर लग सकता है। तो याद रखना 356 और 365 में ये अंतर है। अब नेक्स्ट आता है कि हमारा संसदीय अनुमोदन और समयावधि। भैया उसमें हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल में कि उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद का अनुमोदन जरूरी है, और ये जो उद्घोषणा है इसको एक प्रस्ताव के द्वारा पारित करना जरूरी है। और उसमें किसकी जरूरत थी? विशेष बहुमत की। और इसमें कौन सी जरूरत थी? समान बहुमत द्वारा। एक तो देखिए वहाँ 1 माह था, यहाँ 2 माह है। वहाँ संसद का अनुमोदन 2 माह के भीतर होना जरूरी था, यहाँ कितना? 1 माह के भीतर, ठीक। और लेकिन यहाँ पे अगर इस 2 माह के भीतर अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो, हाँ, ये मतलब कि अगर वो लोकसभा जो है वो विघटित हो गई हो, लोकसभा विघटित हो गई हो, तो नई सरकार के या नई लोकसभा के गठन पर जो है 1 माह के भीतर ये जो है अनुमोदन जो है वो जरूरी है, अनुमोदन जरूरी है। और अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। कितना? 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, ठीक। और जो इसमें जो उद्घोषणा है जो शुरू में, वो 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन जरूरी है। और देखिए इसमें अंतर क्या है, याद रखना, राष्ट्रपति शासन में वो जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, राष्ट्रीय आपातकाल वाला। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन वाला है वो साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत से भी हो सकता है, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए एक अंतर और है, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल था हम लोगों ने पढ़ा, देखिए रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में पाओगे। जो राष्ट्रीय आपातकाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है 6 माह के बाद 1 साल तक का जो कार्य, 1 साल तक का वो जो है राष्ट्रीय आपातकाल, उसको जो है वो बढ़ा सकती है कौन? मतलब कि 6 माह करके वो, मतलब कि 1 साल तक का वो कार्यकाल बढ़ा सकती है, कितने भी समय तक, ठीक। 6 माह के लिए कार्यकाल 1 साल तक, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 6 महीने तक, कितने भी समय, अनंत समय तक, ठीक, संसद का अनुमोदन करके। लेकिन ये जो इसमें भी 6 माह तक का बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक समय है, एक निश्चित अवधि दी है, अधिकतम 3 वर्ष तक, बस अधिकतम 3 वर्ष तक, ठीक। समझ गए आप लोग अच्छे से? और उसमें अनिश्चित काल के लिए, मतलब कि अनंत काल के लिए। अब ये जो प्रस्ताव है ये सामान्य बहुमत से पारित होता है, और उसमें राष्ट्रीय आपातकाल में उसमें विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत क्या होता है? जितने भी मतलब कि सदस्य हैं उनका कुल बहुमत, और जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। अब ये अब देखिए, एक है राष्ट्रीय आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है, मतलब कि देखिए, हाँ, ये जो है इसको क्या कहते हैं, ये जो आर्टिकल 356 है वो अधिकतम 3 वर्ष के लिए, मतलब कि अधिकतम 3 वर्ष के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि अधिकतम 6 माह के लिए, 3 वर्ष तक, ये अधिकतम 6 माह तक का तभी बढ़ाया जाता है। कब? जब या तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, और या जब राष्ट्रपति ने, ये मालूम है, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के, हमने कहा था ना कि अगर कोई भी संशोधन पूछ दे आपातकाल से रिलेटेड तो आंख बंद करके 44वां संविधान संशोधन 1978 आप लोग लगाए हैं ना। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब कि जो 6 माह तक का बढ़ाना कहाँ गया है, जो 6 माह तक बढ़ाना है ये तभी बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल का समय हो, या चुनाव आयोग कह दे कि वहाँ जो है चुनाव में कुछ विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, चुनाव सही से नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ आपातकाल लगाना जरूरी है, ठीक। और जो समाप्ति है उसी तरह जैसे उसमें राष्ट्रपति की किसी दूसरी उद्घोषणा से समाप्त हो जाता है, वैसे ये भी जो है राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, ये था लोगों का राष्ट्रपति शासन, जो कि आप लोग अच्छे से एक एक पॉइंट देख लेना, ठीक। इससे रिलेटेड जो है, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक। यहाँ तक का PCS में भी इससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वित्तीय आपातकाल। 352 राष्ट्रीय पढ़ लिया, 356 राष्ट्रपति शासन पढ़ लिया, ठीक। अब हम लोग 360 पढ़ेंगे, कौन था? वित्तीय आपातकाल। जब तक आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों छोटा सा है आर्टिकल हमारा, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। अब ये जो है, इसको जो है एक भी बार अभी अपने देश में लागू नहीं किया गया है, ये जो आर्टिकल है, ठीक, एक भी बार लागू नहीं किया, ये हम लोग की खुदकिस्मती है। 2 माह के भीतर, सबसे पहले तो इसको जो है, इसको लागू करने के लिए
2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति, राष्ट्रपति जो है इसको अपनी उद्घोषणा से लागू कर सकता है, लेकिन 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है, जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति शासन में पढ़ा था। और राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह के भीतर संसद का अनुमोदन जरूरी है। ठीक, अब देखिए 2 माह के भीतर जरूरी है, लेकिन मान लीजिए अगर इसके बाद उद्घोषणा के बाद ही लोकसभा का विघटन हो जाए तो नई लोकसभा के गठित होने पर, लोकसभा के गठित होने के पश्चात 1 महीना के भीतर, मतलब 1 महीना के भीतर जो है ये जो है इसको स्वीकृति मिल जानी चाहिए। और राज्यसभा ने दे दी हो। ठीक, राज्यसभा तो विघटित होती नहीं, वो दे दी हो। और राष्ट्रपति शासन में भी छूट गया, तो याद रखना कि राष्ट्रपति ने जो है अनुमोदन, मान लीजिए कि लोकसभा विघटन हो गई हो तो अनुमोदन जो है, अनुमोदन की जो स्वीकृति है, जो मतलब कि ये जो है स्वीकृति जो है उसको 1 माह के भीतर मिल जानी चाहिए नए लोकसभा गठन होने के पश्चात। अब जो है अधिकतम समय सीमा पूछा, इसकी अधिकतम समय सीमा कुछ नहीं है। जैसे कि उसमें 6 महीना थी, उसमें थी कितना 3 साल, और 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है 6 माह करके, किसमें राष्ट्रीय आपातकाल में। और राष्ट्रपति शासन में जो है नहीं, हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल में 6 माह करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन में क्या था, 6 माह करके 3 साल तक से बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जो है अधिकतम समय सीमा कोई नहीं है, मतलब देखिए दोनों में 6 माह करके थी सीमा, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। एक बार राष्ट्रपति अगर जारी कर देता है इसको वित्तीय आपातकाल, तो इसकी कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है कि ये कब तक जारी रहेगा। ठीक, मतलब कि संसद की इसको पुनः मंजूरी जरूरी नहीं है, जबकि उसमें क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में 6 माह बाद संसद की पुनः मंजूरी जरूरी है, या अनुमोदन वो जो है जरूरी है। अब तीसरा जो है ये समान बहुमत, जैसा कि राष्ट्रपति शासन में समान बहुमत से पारित हो जाता था वैसा इसमें भी है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल याद रखना उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक, आई होप आपकी आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें जितना भी आपातकालीन प्रावधान से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने आपको अच्छे से पढ़ा दी है। 2 चीज़ें और याद रखना कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल को इंदिरा गांधी जी के समय में 38वें संविधान संशोधन 1975 जारी करके ये कहा गया था कि इसको जो है वो न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा। ठीक, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत क्या किया गया कि इसको न्यायिक समीक्षा को जो है उसको मतलब कि ये जो है इसको मतलब कि हटा दिया गया। ये जो था कि ये न्यायिक समीक्षा योग नहीं है, वो हटा दिया गया, मतलब कि न्यायिक समीक्षा योग होगा। और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कह दिया था कि इसमें एक जो मामला हम लोगों का कौन सा आया था, देखिए राष्ट्रपति शासन में तो एक बोम्मई राज मामला आया था। कौन सा? राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रपति शासन अगर पूछें इसको सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था कि ये न्यायिक समीक्षा योग है, न्यायिक समीक्षा योग किसमें कहा था? बोम्मई मामले में। किसमें? बोम्मई मामले में, याद रखना। ठीक, लेकिन यही चीज़ राष्ट्रपति शासन में किसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? राष्ट्रीय आपातकाल के समय कि न्यायिक समीक्षा योग है, ये कहा था मिनर्वा मिल्स मामले में। किसमें? मिनर्वा मिल्स मामले में, याद रखना। राष्ट्रपति शासन जो था, राष्ट्रपति शासन में बोम्मई मामला और राष्ट्रीय आपातकाल में मिनर्वा मिल्स। ठीक, आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज की क्लास आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल हम लोग एक अच्छी सी क्लास चालू करेंगे, कौन सी, जिसका आप लोग को इंतजार भी होगा, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, और जो हमारे एक बीच में रह गया था, हम लोग पढ़ रहे थे कौन था, जो हम लोगों का केंद्र और राज्य संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, वो पढ़ लिया था विधायी संबंध। हम लोग का प्रशासनिक और वो कौन सा संबंध बाकी था, वित्तीय संबंध पढ़ना था, वो पढ़ेंगे। और जो अंतर्राज्यीय संबंध था वो भी हम लोग 1-2 क्लास में बीच में पढ़ लेंगे। लेकिन ये सब भी बीच में जरूरी थे कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक, बहुत पूछे जाते हैं आपातकाल से रिलेटेड, तो इसको कवर करना भी आज जरूरी था। ठीक, एग्जाम भी बहुत सारे आ रहे हैं नज़दीक, तो हम लोग पूरा सारा जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। आप लोग इस क्लास में अच्छे से बने रहिए और इसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, शेयर करेंगे तो हम लोग की जो रीच है वो बढ़ेगी, बहुत से लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचेगा। हम लोग को भी अपना जो कंटेंट है अच्छा से अच्छा करने का बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोगों के लिए इसी तरह एक अच्छे जो है टॉपिक कवर करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। ठीक, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए, और ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, सबका नाम रोशन कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।